हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 11th केमिस्ट्री और हमारे जो है टॉपिक्स हो गए थे मिश्रण, जो है समांगी मिश्रण वगैरह। और लास्ट की वीडियो में आपने देखा होगा, आपने जो पढ़ा है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे कुछ रूल्स होते हैं केमिस्ट्री में जो फॉलो किए जाते हैं, तो उन रूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रासायनिक संयोजन के नियम। कुछ नियम है सर, तो उनमें से जो हमारा नया टॉपिक है वो ये है रासायनिक संयोजन के नियम है। राइट, ओके। इनमें से जो सबसे पहला हमारा नियम होता है सर, वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सर। ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं हम उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी के सिर्फ नाम ही जान लेंगे क्योंकि ये आते नहीं हैं। राइट, एग्ज़ाम की दृष्टि से या आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह करने की जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं का हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल करने के लिए भी आपका ये काम आता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो सर द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है? बेसिकली ये आपने कभी सुना होगा, जैसे अगर कहीं पे आपने गीता वगैरह सुनी हो तो गीता में बताया जाता है कि आत्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप इसे परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। वैसे ही कुछ द्रव्यमान संरक्षण का नियम और बाकी एक और होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, वो भी यही होता है, इसी तरह से होता है। तो सिंपली द्रव्य के अंदर जो द्रव्यमान होता है, तो आप इस नियम के अनुसार द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। आप केवल और केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, एक द्रव्य का रूप है, तो मेरा ये जो द्रव्य है वो एग्जिस्ट करता था मेरे ना होने से पहले भी, और ये एग्जिस्ट करेगा मेरे ना होने के बाद भी। राइट, तो हम ना तो इसे बना सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। केवल ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि मेरे ना होने से पहले ये किसी और रूप में एग्जिस्ट करता था और मेरे ना होने के बाद भी ये यहाँ पर इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करेगा किसी और रूप में। राइट, नाउ इट इज़ क्लियर। जो आपका नियम सेकंड है वो कुछ इस तरह से है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम है, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है सर, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। स्थिर अनुपात का नियम। राइट, इसमें क्या होता है वो जान लेते हैं कि आपके जैसे कोई यौगिक होता है सर, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है वो सदैव समान होता है। बस इतना सही है कि किसी यौगिक है, उसके अंदर तत्व हैं, उनके द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होगा। जैसे कि H2O है, H2O, तो इसमें ये तत्व हैं, ये भी तत्व है, तो इनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है 2:1 है ना, तो ये अनुपात हमेशा यही रहने वाला है। बस ये इस बात को बोल रहा है। राइट,
इसके बाद में आपका जो तीसरा नियम आता है, थर्ड नियम, वो है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात, गुणित अनुपात का नियम, राइट। ये क्या होता है सर कि अगर हम यदि देखें तो यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, राइट, जैसे कि H2O संयोजित होकर के, अब ये ऐसा जरूरी थोड़ी एक ही यौगिक बने, इसके दो यौगिक भी बन सकते हैं, राइट। तो जब एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे छोटे पूर्णांकों द्वारा अनुपात में व्यक्त होते हैं, छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, उन्हें ही हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद में जो नियम आपका 4 आता है वो है सर गे-लुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। गे-लुसेक का गैसीय आयतन का नियम, राइट, नो प्रॉब्लम। तो ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी, बस एक जानकारी के लिए है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपका आता है आवोगाद्रो का नियम। और आवोगाद्रो संख्या आपके आगे आएगी जब हम मोल वगैरह करेंगे, वहाँ पर आएगी, तो ये नाम याद रखिएगा आप, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, राइट। आवोगाद्रो का नियम है। अब ये नियम क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है, राइट। ये क्या बोलता है सर कि सन 1811 में आवोगाद्रो ने प्रस्तावित किया था कि समान ताप और दाब पर, समान ताप एक ही ताप पर, मतलब जो समान रखेंगे हम दोनों के लिए, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होगी। इसका नियम जो है वो ये है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की जो संख्या होगी वो समान होगी, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझ में आने वाला नियम है। तो आपके ये 5 नियम हो गए हैं सर, ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। ये भी आपके काफ़ी काम आने वाला है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो सर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में कुछ पॉइंट्स बताए हैं, हम एक एक करके उनका डिस्कशन करते हैं। इनके जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। जो द्रव्य होता है वो अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। जैसे कि मान लीजिए ये द्रव्य है, तो अब इसके अंदर H एंड O है ना, तो अब H तो अविभाज्य है ना, ये परमाणु है तो H तो अविभाज्य है, तो वो वही बोल रहे हैं
कि द्रव्य जो है वो अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। मैंने कहा ठीक है सर, आगे बताइए। जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। सेकंड पॉइंट है किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। राइट, एक समान द्रव्यमान के सहित उसके एक समान गुणधर्म होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं वो द्रव्यमानों में अलग अलग हो सकते हैं। राइट, तो ये सेकंड टॉपिक भी आपका सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड देखिएगा सर कि एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं का निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। एक से अधिक परमाणुओं का जब हम निश्चित अनुपात करके उनका संयोजन कराते हैं तो उनसे यौगिक बनते हैं। ये हम जानते हैं ये बात, तो इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। इन्होंने वही बात रिपीट की है जो हम जानते हैं पहले से। इनका फोर्थ पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, आपके 11th में भी है और 12th में तो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम पढ़ेंगे उन्हें। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु जो होते हैं वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जैसे कि H है, हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन है, तो ये आपका बनकर के H2O होता है। राइट, मैंने ये डायरेक्ट शॉर्ट में बताया है आपको। राइट, तो ये कहना चाहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अणु या परमाणु होते हैं वो पुनर्संयोजित होते हैं। आप रासायनिक अभिक्रियाओं में इन्हें नहीं बना सकते, आप यौगिक बना रहे हैं। राइट, तो ना तो आप हाइड्रोजन को बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही आप ऑक्सीजन को बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने ये वाली बात आपको बोली है सर। राइट, यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये चारों पॉइंट आपके क्लियर होते हैं। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका आपके डायरेक्ट जो है एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक यौगिक दे दिया जाता है, बोलते हैं इसका परमाणु द्रव्यमान बताइए या आणविक द्रव्यमान। राइट, यही है नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये। तो परमाणु द्रव्यमान को हम डिस्कस करते हैं पहले, फिर इसके बाद में हम आणविक द्रव्यमान पढ़ेंगे। तो आपका परमाणु द्रव्यमान ना यही है सर। क्लियर? क्या होता है परमाणु द्रव्यमान? अगर आप जैसे देखेंगे, पहले तो हाइड्रोजन माना जाता था, जब स्टार्टिंग जो होती थी उसमें हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड द्रव्यमान माना जाता था और सबसे हल्का यौगिक है, इस वजह से उसका द्रव्यमान को हम डायरेक्ट 1 बोल देते थे बिना यूनिट के। राइट, हाइड्रोजन को। लेकिन उसके बाद में कार्बन 12 की जो सिद्धांत है वो चलने लगा, कार्बन 12 से हम मानने लगे और कार्बन 12 में 12 AMU होते हैं और AMU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट। राइट, दिस इज द एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है AMU की फुल फॉर्म होती है। और
1 AMU में, 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं वो देखिए आप। बहुत ही छोटी यूनिट है ये AMU। इसके अंदर 1.66056 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतना सा वेट होता है इसका, राइट। यस सर। अब जैसे कि हमें H2 का जो है परमाणु द्रव्यमान निकालना है, H2 हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के एक परमाणु में कितना द्रव्यमान होता है ये पता है हमें। एक परमाणु में द्रव्यमान, राइट। ये क्या होता है 1.6796, 1.6736, 1.6736 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम ये होती है। हाइड्रोजन के H2 के, देख लीजिए, H2 के एक परमाणु में द्रव्यमान इतना होता है सर। नाउ राइट। अतः हम देखते हैं, अतः AMU में, अगर हम AMU में निकालना चाहें H का, अतः AMU के पदों में, U के पदों में H2 का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा देखिएगा, दिस डिवाइड बाय दिस 1.673 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम ना, एंड दिस इज 1.66056 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो आपका आंसर निकल के आता है 1.0080, 1.0080 U। एंड आजकल जो है AMU को U से डिनोट करने लगे हैं। ओके, तो यहाँ तक आपका मुझे लगता है क्लियर है। आज हमने पढ़ा जो सारा आपके बोर्ड पर ही है। पहले हमने रासायनिक संयोजन के नियम देखे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने देखा कि द्रव्य के अंदर जो द्रव्यमान होता है ना तो हम उसे बना सकते हैं और ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। इसके बाद में हमने स्थिर अनुपात का नियम देखा कि क्या होता है। इसके बाद गुणित अनुपात का नियम, इसके बाद गे-लुसेक का गैसीय आयतन का नियम, एक बार आप बुक में भी दे रखे हैं, रीड कर सकते हैं। ये तीनों आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट है एंड लास्ट आवोगाद्रो का नियम, जिसे हमने देखा कि उन्होंने समान ताप और दाब पर जो है उसके बारे में था। इसके बाद हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखा, जिसमें उन्होंने 4 अपने पॉइंट्स दिए थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो है परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, जिसमें से हमने परमाणु द्रव्यमान निकालना सीखा है। हम AMU में निकालते हैं परमाणुओं का द्रव्यमान। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो आपका आणविक द्रव्यमान है। और आणविक द्रव्यमान आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परमाणु द्रव्यमान से, क्योंकि जैसे कि आपको कोई अणु दे देगा लाइक दिस H2O। अब आणविक द्रव्यमान, फिर आपको इस यौगिक का पूरे का आपसे द्रव्यमान पूछा जाएगा, तो पहले आप इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे एंड टोटल कैलकुलेशन करके आप टोटल यौगिक का द्रव्यमान फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में हम आगे आने वाली चीज़ें आपके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।